कि आप सबका आशीर्वाद शशांक मणि जी को सांसद बनाने के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अपने केशव प्रसाद का सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो उमड़ा है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय दुर्गेश राय जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी कहेंगे, यहाँ के पूर्व विधायक, जिनके साथ 2012 में मैं पहली बार विधायक बनके मैं भी विधानसभा में पहुंचा था, तब भी आप लोगों ने यहाँ से जिन्हें आदरणीय गंगा सिंह कुशवाहा जी को विजयी बना करके भेजा है, वह भी मंच पर हैं। मैं यहाँ दोनों अपने सम्मानित विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी, जिन्हें आपने 2022 में अपना आशीर्वाद देकर के भेजा है, मैं उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं आया था 22 में। हमारे असीम कुमार राय जी, जो तमकोही राज्य के विधायक के नाते मंच पर हैं, हमारे पूर्व विधायक के नाते नंदकिशोर मिश्र जी, और मंच पर बहुत बड़ी संख्या है आदरणीय प्रेमचंद्र मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर पीके राय जी, जगदीश मिश्र बालती बाबा जी तो है नहीं दिखे, तो ये नाम काटे नहीं गया। तो मैं यहाँ सबका नाम लेने की जगह सीधा मैं सम्मानित मंच कह दूं, सम्मानित मंच, जिससे पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई लोग ऐसे इधर दाहिनी ओर भी बैठे हैं, यहाँ मंच पर भी बैठे हैं, जो पहले हमारे साथ नहीं थे, 2017, 19, 22 में भी हमारे साथ नहीं थे, आज हमारे साथ हैं। मैं उन सब का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से इस भीषण गर्मी में आपने यह पूरा परिसर ही नहीं, इससे दुगनी तिगुनी संख्या, ये भीषण धूप से चूंकि पंडाल छोटा पड़ गया है, इसे दाएं बाएं सब खड़े हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, नौजवान दोस्तों को प्रणाम करता हूं, अपनी माताओं बहनों मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपने पत्रकार साथियों का बहुत स्वागत करता हूं। और आप सबसे कहना चाहता हूं, जब आपने हमें 2012 में जिताया, 2014 में जिताया, 2017 में जिताया, 2019 में जिताया, 2022 में जिताया, तो इस बार तो जो कहीं और थे वो सब भी यहाँ है ना? तो इस बार तो अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए। हो जाएगा कि नहीं? देखो सब लोग हाथ उठाकर बताओ, हो जाएगा ना बड़ा अंतर? और मैं अंतर थोड़ा बहुत नहीं चाहा करता। इस बार मैं ये कह सकता हूं कि इस बार जैसे इस पंडाल में कोई जगह नहीं बची है, ईवीएम के अंदर भी कमल के फूल के अलावा किसी की जगह नहीं होनी चाहिए। कर सकते हो ये काम? दोनों हाथ उठा के बताओ जरा, कर सकते हो? कर सकते हो? मुझे आप पर भरोसा भी है और आपको मैं भरोसा देता हूं। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि बहुत सारी सड़कें बना दिया, ये तो जिम्मेदारी होती है किसी भी सरकार की, लेकिन अभी जो आपने देखा है वो तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी बहुत कुछ बनाना है। तीसरी बार मोदी सरकार तो बनने दीजिए, शशांक जी को यहां से रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके तो भेजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली का खजाना और लखनऊ का खजाना खोल दिया जाएगा, चिंता मत करना। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, सपा बसपा कांग्रेस वालों का कहना है, देश के खजाने पर, देश की संपत्ति पर, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? देश के खजाने पर, देश के संसाधनों पर, देश की संपत्ति पर पहला हक गरीबों का। हमारे और उनके बीच में यही अंतर है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी कि नहीं थी? अगर समाजवादी पार्टी की साइकिल को आप सब लोगों ने मिलकर के पंचर नहीं किया होता तो आज आधा उत्तर प्रदेश खाली हो जाता। जैसे आतंकवादी घटनाओं के कारण मेरा जम्मू कश्मीर
खाली करा लिया गया था। जिस प्रकार से दंगाइयों को, गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा था, ऐसी स्थिति में लोग अपना गांव छोड़ करके भागने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। लेकिन मैं अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। 2014 में आपने यहां कमल खिलाया। आदरणीय बाबूजी कलराज मिश्र जी उस समय यहां से सांसद थे। 2019 में भी कमल खिलाया। आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी को यहां से सांसद बनाया और दोनों बार देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी एक गरीब मां बाप के बेटे, एक ओबीसी के घर में पैदा होने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई। दोनों बार। अब तीसरी बार मोदी सरकार बनाने को लेकर पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं हम तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे। मैं कहता हूं तुम्हारी औकात के बाहर की बात है। बताओ ये रोक पाएंगे मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने से? दोनों हाथ उठा बताओ, रोक पाएंगे क्या? ये जिम्मेदारी जब देश के गरीबों ने ले लिया, किसानों ने ले लिया, नौजवानों ने ले लिया, मेरे बड़े बुजुर्गों ने ले लिया, मेरी समाज की पूरी आधी आबादी, मेरी माताओं बहनों ने ले लिया, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने की बात सोचते हो? अरे अब की बार 400 पार करेंगे और प्रचंड बहुमत से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमने वादा किया था 2017 में जब मुझे अध्यक्ष बना करके भेजा गया कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताइए गुंडे, अपराधी, माफिया जेल के अंदर गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए? आपके आशीर्वाद से। ये हमने नहीं भेजा। अगर आपने कमल का फूल न खिलाया होता देश में, मोदी जी प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमें सरकार बनाने का मौका ना दिया होता, तो एक अतीक अहमद और एक मुख्तार अंसारी कब हुए हैं ना? 10,000 अतीक अहमद, 10,000 मुख्तार अंसारी और डेवलप हो जाते और तैयार कर दिए। इनकी मानसिकता देखते हो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थी, वो भी पिछड़ी जाति से आते थे। बाबूजी कल्याण सिंह जी, उनका निधन हुआ, 500 मीटर दूर वो बंदा घर पर बैठा था। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते अंतिम विदा देने जाना चाहिए था, नहीं आया। लेकिन जब मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है तो 500 किलोमीटर चल करके उसकी कब्रिस्तान पे मातम मनाने के लिए अखिलेश यादव जी जाते हो। ये सवाल खड़ा होता, क्यों गए थे? जवाब देना पड़ेगा। जब आप सरकार में तो रोज दंगे क्यों होते थे? आप जब सरकार में तो दंगाइयों को दंगा करने की छूट क्यों होती थी? आपकी सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में गुंडा ही गुंडा क्यों बैठा रहता था? भाजपा की सरकार में जरा गुंडागर्दी करके दिखा सकते हैं क्या? जो गुंडाई करेगा उसे जेल में ठूस दिया जाए। ये भाजपा की सरकार है, ये कमल के फूल की सरकार, ये सुशासन और विकास की गारंटी वाला कमल का फूल है। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं, 2024 का यह लोकसभा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में जब कमल खिल जाएगा, खिलने ही जा रहा है। आज 6वें चरण का मतदान हो रहा है। आज मैं भी वोट देकर के आया हूं, पूरे परिवार के साथ गया था, इसलिए थोड़ा देर हो गई, आपको ज्यादा गर्मी सहनी पड़ी। लेकिन हम लोग तो जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वहां आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितना व्यवधान मिले, कोई रुकने वाले हैं क्या? हम तो खेत में काम करने वाले किसान हैं। किसान का बेटा, कभी किसान कोई नौतपों से डरने वाला है क्या? कोई डरने वाला नहीं, सब लड़ने वाला, खेत खलिहान में काम करने वाले। हम सब हुआ गरीबी का दर्द, जैसे मोदी जी जानते हो वैसे आपका केशव भी जानता। मोदी जी ने अगर गरीबी का जीवन नहीं दिया होता तो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बनाने की योजना अभी और 50 साल कोई सरकार रहती तो भी नहीं सोचती। आज मेरे गरीब के पास, जिसके पास कच्चा घर था, बड़ी संख्या में देश में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बना करके दिया गया। 4 करोड़ लोगों को 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। जिन घरों में आजादी के बाद से बिजली नहीं पहुंची थी, गरीब मां बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने कहा अगर पीएम आवास में
प्रधानमंत्री के घर में बिजली जलती है तो मेरे गरीब के घर में भी बिजली जलनी चाहिए। और आज बताइए, कोई घर ऐसा है क्या जिसके घर में बिजली न लगी हो? कोई बचा है क्या? गरीब आदमी का पक्का घर कभी सोच नहीं सकता था, उसके घर में शौचालय कभी सोच नहीं सकता था। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताओ। लेकिन टोटी बचा के रखना, ध्यान रखना सब लोग। वैसे गंभीरता से कह रहा हूं, कई जिलों को मुझे पता चल रहा है वहां टोटी गायब हो रही, तो सतर्क रहिए। ये समाजवादी पार्टी वाले अभी कुछ बचे खुचे जो है ना, चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं। आजकल इनकी सभाओं में उपद्रव होने लगा है, हुड़दंग होने लगी है। जब ये चुनाव के समय अपना आपा नहीं संभाल सकते तो चुनाव के बाद ये क्या करेंगे, टेलर दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबके आशीर्वाद से ये कहता हूं मंच से कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनने का समय आ गया है। कांग्रेस के नेता मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते और समाजवादी पार्टी के नेता आपके केशव प्रसाद को रोज गाली देते कि नहीं देते? पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? लेकिन मैं आप सबसे ये कहूंगा, इनकी गाली का जवाब गाली से मत देना। इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके दे। शशांक मणि जी को सांसद बना करके दे, तीसरी बार मोदी सरकार बना करके दे। ये सब आईसीयू में पड़े हुए हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। अब इनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपा अगर सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है, कांग्रेस कालिया नाग है। हमें इनसे अपने आप को भी बचाना, प्रदेश को भी बचाना है, देश को भी बचाना। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों ने, जिन्होंने देश को बर्बाद किया, प्रदेश को बर्बाद किया। अगर मोदी जी के आने के पहले, मोदी जी तो 10 साल ही देश में शासन किए हैं, अगर 10 साल में देश 100 साल आगे बढ़ सकता है तो 60 साल कांग्रेस शासन किया था, 60 साल में क्या 60 साल भी आगे देश नहीं बढ़ सकता था? मोदी जी 10 साल में 100 साल देश को आगे ले गए, लेकिन कांग्रेस 60 साल में 60 आगे ले जाने की जगह पीछे ले जाने का काम किया। ये सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकारें बनती रही और उनका फार्मूला क्या रहता था? दिल्ली में कोई योजना बनाए, चाहे लखनऊ में बनाए, अगर 100 रुपया दिल्ली लखनऊ से किसी के योजना के नाम पर भेजते थे तो 85 रुपया दलाली खा जाते है। आज मजाल, जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के एक गरीब, एक ईमानदार माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, तो कोई हमारे गरीबों के हक पर डाका डाले। आज सड़कें कागज पे नहीं बनती हैं, सड़कें धरातल पर बनती। आज प्रधानमंत्री आवास कागज पर नहीं बनते हैं, वो लोगों को बना करके देने के लिए पैसा उनके खाते में भेजने का काम किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिल्ली से मेरे मोदी जी भेजते हैं, सीधा आपके खाते में पहुंचती है, कोई कमी करके भेजता? 2-2 हजार की 3 की पूरा मिलता है कि कोई कटौती होती है? बताओ, पूरा मिलता है कि कटौती होती है? अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो 2000 रुपया में से 300 रुपया आपको मिलता, 1700 रुपया उनकी दलाली फिक्स थी। लेकिन मोदी जी के रहते हुए अब दलालों की दलाली बंद हो गई, तो मोदी हटाओ का नारा लगा रहा। लेकिन जो मोदी को बैठाए हैं, अगर वो बैठाना चाहते हैं तो उनको मोदी जी को हटाने की उनकी औकात नहीं। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर कहना चाहता हूं, 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, और या जो भी विपक्ष में है वो कुछ भी भाषण हो, कोई कहेंगे संविधान खतरे में। संविधान को मोदी जी से खतरा नहीं है, संविधान को सपा बसपा कांग्रेस से खतरा है, इनकी गठबंधन से खतरा। नरेंद्र मोदी जी, मैं 2014 में आप सबके आशीर्वाद से सांसद बनकर के जब दिल्ली पहुंचा था, मोदी जी भी पहली बार वहां सांसद बनकर के पहुंचे थे, उससे पहले वो विधायक थे, मुख्यमंत्री थे। जब संसद भवन में घुसने लगे तो वहीं पर साष्टांग लेट गए। सबको आश्चर्य हुआ कि मोदी जी काहे को लेट गए यहां पर। पत्रकारों ने पूछा, मोदी जी आप क्यों लेट गए? उन्होंने कहा, ये संसद भवन नहीं, ये भारत के लोकतंत्र का मंदिर है।
और नरेंद्र मोदी इस मंदिर के माध्यम से देश की 140 करोड़ जनता का पुजारी है। देश की जनता मेरे लिए भगवान है, या कह करके संसद भवन में प्रवेश किए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की शपथ लेकर के कहा, आज से नरेंद्र मोदी का धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है। वो कांग्रेसी जिन्होंने अभी हमारे ओबीसी के आरक्षण पर, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां डाका डाल दिया, ओबीसी का आरक्षण छीन करके अपने वोट बैंक को दे दिया। ये संविधान अनुमति इसकी नहीं देता है। धर्म के आधार पर आरक्षण की छूट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं दिया। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी की सरकार ने जो घुसपैठिए थे, जो वहां के मुसलमान थे, उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट बना करके दे दिया। हाई कोर्ट ने उस सारे सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। मैं स्वागत करता हूं हाई कोर्ट के फैसले। और मोदी जी ने कहा है, मोदी के जिंदा रहते हुए पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का अधिकार कोई माई का लाल छीन नहीं सकता है। एक एक हिसाब करने का काम करें। इसीलिए सारे विरोधी बौखलाए रहते हैं। ये मोदी जी नाम की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है, सारे मिल करके भी उसको फांद नहीं पा रहे। आप बताओ, इधर बगल में तो बिहार है आपके पड़ोस में, यूपी की तो हम 80 की 80 जीत रहे हैं, बिहार की भी 40 की 40 जीते। इस समय मोदी तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए कमल खिल रहा है कि नहीं खिल रहा? तो आप लोग, जहां पर मैं आया हूं, यहाँ वालों की तो चांदी ही चांदी है। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य बैठा है तो वहां सम्राट चौधरी जी बैठे ही नहीं बैठे। और दिल्ली के बगल में हरियाणा जाओ तो वहां नायब सिंह सैनी जी बैठे हैं मुख्यमंत्री बन करके। ये मोदी जी है, इसलिए मुमकिन है। इसलिए लगातार दूसरी बार मुझे भी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के रूप में आप सबकी सेवा करने का मौका मिला। लेकिन यह ध्यान रखना, मैं डिप्टी सीएम हूं, यह सही है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूं, डिप्टी सीएम बाद। इसे मैं एक एक कार्यकर्ता के बारे में, शशांक मणि जी जिस दिन नामांकन किए थे, मैं देर तक भाषण देता रह गया, इसलिए इनको देर भी हो गई, दौड़ करके गए नामांकन करने के लिए, शायद लेट हो रहा था, पूरे देश को खबर चल गई। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो बूथ पर काम करे, चाहे जिले में काम करे, चाहे क्षेत्र में काम करे, चाहे प्रदेश में काम करे, इस लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसको डिप्टी सीएम से कम मत समझिएगा, उसका वही सम्मान रखिएगा जो केशव प्रसाद मौर्य है। और जो हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता हैं, जो कमल का फूल खिला करके सुशासन की गारंटी देते हैं, हमें देश की संसद में और विधानसभा में भेजने का बार बार काम करते हैं, उनके जीवन में खुशहाली के लिए जो आपको करना है वो करिएगा। लेकिन मैं उसमें एक बात जोड़ता हूं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। अब ये विरोधी चाहते हैं कि इस देश में जो गरीबों को, बताओ राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जरा हाथ दुनिया के लोगों को मिल रहा है क्या? मोदी जी क्योंकि गरीबों का दर्द जानते, उनके घर में भी एक समय ऐसा था तब जब दोनों समय का भोजन तब बनता था जब पिताजी चाय की दुकान से कुछ कमा के लाते थे। उनकी माताजी भी दूसरों के घर में काम करती थी, काम करके जो उसमें से मिलता था पैसा, उससे उनके घर का भोजन बनता था। इसे जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गरीबों का दर्द नहीं भूला। उनके घर में भी गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर नहीं था, उनके घर में भी शौचालय नहीं था, बिजली नहीं थी, उनका घर भी पक्का नहीं बना था। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा, गरीबी के कारण जो मेरी माँ ने, मेरे पिता ने कष्ट सहा है, गरीबों के आशीर्वाद से मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूं, और जो मेरी माता पिता ने कष्ट सहा, इस देश के किसी माता पिता को कष्ट नहीं सहने दूंगा। इस संकल्प के साथ देश की सेवा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू किया। और जैसे वो योजना शुरू किया तो इन विरोधियों की जैसे सब कुछ लुट गया। उनको लगा कि अगर गरीब भूख से नहीं मरेगा तो मोदी जी के खिलाफ मुद्दा क्या बनाएंगे। लेकिन मोदी जी तो गरीबों का दर्द जानते हैं, इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लगातार जो चल रही है,
उन्होंने देश से कहा है कि 4 जून को आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है, और जो मेरे पास आंकड़े हैं बहुत बड़े बहुमत से बन रही है, 400 पार के साथ बन रही है। मोदी जी ने कहा है 4 जून से आने वाले 5 साल तक यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन ऐसे मिलता रहेगा। अभी बहुत सारे गरीब ऐसे होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया होगा, जिनको मिलना चाहिए था नहीं मिला होगा। बहुत सारे बच्चे हैं ना, अभी मोदी जी ने सब पता कर लिया। मोदी जी ने कहा 4 जून के बाद, अभी तो 4 करोड़ घर 10 साल में बनाए गरीबों की, उन्होंने कहा है 4 जून के बाद 3 करोड़ गरीबों का घर और बनाने का काम करूंगा, प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम करूंगा। अब इससे विरोधियों को परेशानी होती है, वो तो राशन बंद करना चाहते हैं, वो तो आवास की योजना बंद करना चाहते हैं, वो तो सम्मान निधि बंद करना चाहते हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बन गया, वो चाहते वहां मंदिर हटा करके फिर से मस्जिद बना दिया जाए। बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे? कोई नहीं बनाने देगा। इसीलिए कमल खिल रहा। वो चाहते जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने के लिए हमारे कितने सैनिकों का बलिदान हुआ, कितने नागरिकों का बलिदान हुआ, कितने लोगों को पलायन करना पड़ा। आज मोदी जी के नेतृत्व में आपने सरकार बनाई, 370 स्वाहा हो गई, समाप्त हो गई। वो कह रहे अगर हम सरकार में आएंगे तो फिर से 370 लगाएंगे। अब तुम सरकार में नहीं आओगे राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, इंडी गठबंधन के लोगों। अब मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, यही सरकार रहेगी और 2047 तक विकसित भारत बनाने तक यहाँ पर है सरकार। अब यह 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया में पैसे के मामले में, अभी 5वें नंबर पे। मोदी जी ने कहा तीसरी बार सरकार बनने के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तीसरे नंबर पर पैसे वाला भारत बनाएंगे। हमारे बहुत सारे गरीब हैं, उनको अमीर बनाएंगे। मेरे नौजवानों को रोजगार के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब हिंदुस्तान बनेगा, और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश बनेगा। सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, यहाँ से उद्योगपति छोड़ करके उन प्रदेशों में चले गए जहां कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती थी। आज आपने कमल खिलाया, यहाँ कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, तो देश के नहीं दुनिया के उद्योगपति आ रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री लगाने का काम करना है। हमारे नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कमल का फूल खिलाना जरूरी है। हमारी माताओं बहनों, आपको याद होगा नया संसद भवन बना, उस नए संसद भवन के लोकार्पण से पहले उसके शिखर पर सम्राट अशोक की वह विशाल लाट लगाई गई, जिसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंच है, वहां पर गए तो उन्होंने गर्वपूर्वक कहा भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया है, दुनिया को तथागत गौतम बुद्ध दिया है। यह कहने का काम भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री ने। हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं और आप सब लोगों से यहां पर कहना चाहते हैं 2024 की लोकसभा चुनाव में मैं नारा विधानसभा में तो 100 में 60 का लगाता हूं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 100 में 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा। आप कहोगे क्यों? तो मैं कहूंगा क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया। कोई भेदभाव किया है क्या? किसी योजना में कोई भेद किया है क्या? सबका साथ सबका विकास किया। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 3 करोड़ लखपति दीदी किस जाति की है, किस समुदाय की है, ये नहीं देखा। अगर गरीब है तो उसको लखपति बनाने का लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा। मेरे प्रधानमंत्री जी का संसद भवन जब बना, वहां पहला कानून जो बनाने का काम किया वो आधी आबादी माताओं बहनों के लिए बनाने का काम किया कि आने वाले समय में इस देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में 100 में से 33 महिलाएं विधायक और सांसद बन करके जाए। इसका कानून नारी शक्ति वंदना नियम 2023 पास हो चुका। मैं आप सबसे लंबी बातें न करके 2024 की इस लोकसभा चुनाव में ये कहना चाहता हूं, यहाँ प्रत्याशी शशांक मणि जी को मत समझना, यहाँ प्रत्याशी देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझना। यहाँ प्रत्याशी
अपने ही परिवार के सदस्य के रूप में जो आप केशव प्रसाद मौर्य आया है, केशव प्रसाद मौर्य को समझना। और मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो नारा अभी हमारे अध्यक्ष जी बड़ा विस्तार से बता रहे थे, मैंने कहा मैं बता दूंगा, चिंता मत करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 370 को हटाने का काम हो गया कि नहीं हो गया? दोनों हाथ उठा बताओ, हो गया कि नहीं हो गया? अब मोदी जी आप सबको प्रणाम भेजे हैं, सबका अभिवादन भेजे हैं, और उन्होंने कहा है कि केशव जी जहां भी जाइएगा मेरी ओर से सबको प्रणाम करना, बड़े बुजुर्गों के को चरण छू करके प्रणाम करना, लेकिन एक काम बता देना। मैंने कहा क्या काम बताना है? उन्होंने कहा जहां जाना ये काम बताना कि 2014 से लेकर के 2022 तक में जितना वोट हर बूथ पर देते थे उसमें 370 वोट और बढ़ाना। बढ़ाओगे? जो लोग बढ़ा सकते जरा हाथ उठा के बताओ। सब लोग बढ़ा सकते हो क्या? तब तो मैं ये कह सकता हूं कि आप विरोधी प्रत्याशी जो भी है, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हो, जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसकी जमानत जब्त होनी है। और एक अच्छी बात और बता दूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, वहां मतदान हो गया। मेरी सूचना के अनुसार श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव हार चुके। दूसरा उनका साथी है कांग्रेस सरदार श्री राहुल गांधी जी, जो मोदी जी को शायद कोई भी अपने से बड़े के प्रति अब शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन आप जब भी वो एक जैसे राज परिवार का अपने को मानते हैं, जब भी मोदी जी के लिए बोलेंगे तो अब शब्दों से ही उनकी शुरुआत हो। वो अभी रायबरेली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी सूचना के अनुसार वो रायबरेली लोकसभा चुनाव हार चुके। हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 सीटें 2024 में जिता करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य रखे। अब फाजिल नगर विधानसभा वालों की जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि जब कहीं नहीं जीतते थे तब भी फाजिल नगर आपने 2012 में जिता करके भिजवा देने का काम किया था। अब तो सब जगह जीत रहे हैं। तो यहां से मैं इतना ही चाहता हूं कि सारे रिकॉर्ड जो अब तक आपने ही बनाए हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना। इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाना है लोकसभा में कि गरीब की ताकत कितनी है, किसान की ताकत कितनी है, नौजवान की ताकत कितनी है, मेरी माताओं बहनों की ताकत कितनी है, ओबीसी की कितनी ताकत है, दलितों की ताकत कितनी है, वंचितों की ताकत कितनी है, यह दिखाने का अवसर है। इसे सारे रिकॉर्ड जो अब तक आपने ही बनाए वो रिकॉर्ड आपको तोड़ने का काम करना। कर दोगे? उठा के हाथ बता दो। इधर मंच पर भी बैठे हो भाई, सब लोग आ गए हो बोला, और इधर नथुनी जी है ना बैठे, सब लोग जरा जोर लगा देना। इस बार मैं चाहता हूं कि 4 जून के बाद, सुरेंद्र जी आपके चुनाव के समय मैंने वादा किया था कि 4 जून के बाद आऊंगा, लेकिन मैं आ नहीं पाया था। लेकिन मैं चाहता हूं 4 जून के बाद शशांक मणि जी सांसद बन जाएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधान सेवक बन जाएंगे, लेकिन 4 जून के बाद एक बार आप सबके बीच में आना चाहिए। बुलाओगे? तो अगर आप बुलाओगे तो मैं ऐसे कार्यकर्ताओं का, विशेष ऐसे बूथ के साथियों का अभिनंदन करना चाहूंगा जिसमें जो पिछला रिकॉर्ड है तोड़ करके जो नया रिकॉर्ड, आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे, 370 वोट बढ़ाने का काम करेंगे। चुनाव के बाद उसका हिसाब तो 1 सप्ताह में हो जाता है, जिला अध्यक्ष जी और हमारे मंडल अध्यक्ष सब मिल करके कर लेंगे, और वो हिसाब करके जो बूथ 370 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा उसका विशेष अभिनंदन जहां कार्यक्रम रखना वो आप करिएगा। मैं स्वयं आकर के करने के लिए आऊंगा और आप सब मुझे बुलाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आप सबको आज इतना ही निवेदन करके जाऊंगा कि 2024 के इस चुनाव में, क्योंकि यह चुनाव जब मोदी जी का चुनाव है तो हम सब का चुनाव, और मोदी जी को यह आश्वस्त कर दिया गया है, कर दें आश्वस्त। अगर मुझे मिलेंगे, अभी मैं आज बनारस जाऊंगा, कह दूं आपको, आपकी बात कह दूं जा करके। विरोधी देखो इधर वाले हाथ नहीं उठा रहे, सब लोग हाथ उठा बता दूं जा करके कि इस बार शशांक मणि जी को
यहाँ से रिकॉर्ड वोटों से आप विजयी बना करके भेजने का काम करेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई कमी नहीं रह जाने देंगे। एक नया रिकॉर्ड बना करके देने का काम करेंगे। बताइए दोगे? दोनों हाथ उठाए बताओ जरा। जरा मेरे पत्रकार मित्र आपकी फोटो खींच ले, जो हाथ नहीं उठाए उसका आ जाएगा फोटो, ध्यान रखना, ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। 4 जून के बाद आने